दोस्तों इस एपिसोड में उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा जिनको हमारे इंडिया की एक्चुअल इंडियन हिस्ट्री, जिसको कभी कभी कुछ लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, उसमें इंटरेस्ट है। जिनको हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के पीछे के साइंस को जानने में इंटरेस्ट है, जिनको एलियंस में इंटरेस्ट है। ये एक पॉडकास्ट है तो ऑफ कोर्स लंबा होगा, बट आपका टाइम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा दिया। इस एपिसोड में आए हैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल, जो कि सबसे पहले एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है और उसके बाद वो एक बहुत कमाल के ऑथर और कंटेंट क्रिएटर है, और उससे भी ज़्यादा वो द रणवीर शो के रेगुलर गेस्ट हैं और उनका लगभग हर एपिसोड वायरल हो जाता है। तो ठीक है, सो वेलकम डॉक्टर विनीत अग्रवाल सर टू द आवर चैनल। इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हमारे एंशिएंट इंडिया में, हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे वेदास में साइंस का क्या रोल था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंश फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मुझे बहुत खुशी है आपके चैनल पे आके। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इतनी यंग एज में आप जो चीजें कर रहे हो, यू नो, टू रिवाइव द नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। सबसे पहले तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर द फ्यूचर आल्सो. So coming to this question, actually, science, so, you know, science in the religions or scriptures or so-called mythology, ये तो मेरा favorite topic है और इसके ऊपर मैं almost, 10 सालों से लिख रहा हूँ. So I started my blog in 2011, which is called Decode Hindu Mythology, which is basically about science. साइंस जो हमारे लेजेंड्स में या स्टोरीज में मिलती है और वो साइंस जो हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारा एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट टूट चुका है. सो अब अगर हम एक नए दृष्टिकोण से, एक नए पर्सपेक्टिव से हम अपने स्क्रिप्चर्स को देखना शुरू करें तो हमें उसमें रियलाइज होगा बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिफिक है. सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है पूरे यूनिवर्स का, you know, different galaxies, different lokas, different realms. There is mention of spaceships जिनको हम विमान बोलते हैं. There is mention of celestial weapons जिनको दिव्य अस्त्र बोलते हैं. और बहुत सारी scientific observations हैं, astronomical observations हैं जो एक religious teaching में आपको generally नहीं मिलती हैं. पर शुरू से जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, वेदों से भी अगर हम शुरू करें तो बहुत सारे हमें साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल रेफरेंसेस मिलते हैं जो बहुत कुछ हमें समझने में मदद कर सकते हैं हमारे एंशिएंट लोगों के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, और वो कितने एडवांस थे साइंटिफिकली, वो सब जानने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं अगर हम ये स्क्रिप्चर्स ढंग से पढ़ना शुरू करें तो. ओके सर, इसके रिलेटेड मेरा एक आगे क्वेश्चन आएगा जो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, बट उससे पहले सर ये जो आपने बताया इसमें थोड़ा डीप डाउन करना चाहूँगा कि आई हैव हर्ड अबाउट वेपन्स, जो कि बहुत तगड़े वेपन्स थे उस टाइम पे, बट बहुत से लोगों के दिमाग में एक डाउट होता है कि क्या वो वेपन्स न्यूक्लियर थे या फिर जो टेक्नोलॉजी हम आज यूज़ कर रहे हैं, लाइक गाइडेड मिसाइल्स. गाइडेड मिसाइल्स आपने सुना होगा कि हम मिसाइल्स में एक पासवर्ड और लॉगिन का हमारे पास सिस्टम होता है और अपन उसमें कुछ पासवर्ड डालते हैं और वो टारगेट पे हिट कर देता है. तो सेम वही सिस्टम मुझे थोड़ा लिंक लगता है कि हमारे एंशिएंट भारत में भी वैसे वेपन्स थे. तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए. बिल्कुल वंश, आपने बिल्कुल सही कनेक्शन पकड़ा है. एक्चुअली जो हम अगर आपने टीवी पे जो सीरियल्स देखे होंगे जो रामायण या महाभारत पे हैं, उसमें हमेशा दिव्य अस्त्र यूज करते हुए वो दिखाते हैं कि जो कैरेक्टर है उसने कोई मंत्र बोला और वो मंत्र यूज करके ही दिव्य अस्त्र, जो एक नॉर्मल एरो को भी दिव्य अस्त्र बनाया जा सकता है. और ये मंत्र जो थे, दीज वर लाइक द एक्टिवेशन कोड्स. सो अभी हमारी जो मिसाइल्स हैं या न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या जो वॉरलोड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको कोई भी कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सके, उसके लिए कोड्स दिए जाते हैं. सो ये कोड्स जो हैं ये भी सीक्रेट होते हैं, ये हर एक के साथ शेयर नहीं किए जाते. जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उनके पास कोड्स होंगे, या जो किसी भी कंट्री के लीडर हैं या मिलिट्री लीडर्स हैं उनके पास कोड्स होंगे, ये हर एक के साथ शेयर नहीं किए जा सकते. उसी तरह पुराने जमाने में भी जो हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, ये जो कोड्स थे जिनको हम मंत्र बोलते हैं,
ये मंत्र जो थे, ये मंत्र उनको जागृत करते थे, उन वेपन्स को उनको एक्टिवेट करते थे। और ये मंत्र हर एक को नहीं सिखाए जाते थे, ये गुरु शिष्य परंपरा में ही सिखाए जाते थे। वो भी गुरु को जो शिष्य सबसे ज्यादा योग्य लगता था, जिसके ऊपर उन्हें भरोसा था कि ये इसको मिसयूज नहीं करेगा, सिर्फ उसको, उस शिष्य को वो कोड्स दिए जाते थे, वो मंत्र दिए जाते थे। सो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है इस चीज में। और एक तरह से मैं कहूंगा हमारे लिए समझना इजी है अब। अगर हम पहले के जमाने में 10 साल 20 साल पहले अगर हम बात करते कि मंत्र जो थे वो कोड्स थे, शायद किसी को नहीं समझ में आता। आज की दुनिया में क्योंकि हमारी नॉलेज बढ़ चुकी है और हमें पता है कि मिसाइल सिस्टम्स कैसे यूज किए जाते हैं वगैरह, वी कैन रिलेट टू इट। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अब समझ सकते हैं। और वही मैं कह रहा था शुरू में कि हमें एक नए पर्सपेक्टिव से पुरानी चीजों को देखना है, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें रेलेवेंट मिलेंगी। अब ये जो वेपन्स हैं, जैसे आपने बोला लेजर गाइडेड मिसाइल्स, सो ऐसे काफी वेपन्स थे जो हमारे स्क्रिप्चर्स में डिस्क्राइब्ड हैं, जो बहुत स्पेसिफिक पर्पस था जिनका। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे एक अग्नेयास्त्र था। जो अग्नेयास्त्र था, इट हैड द प्रॉपर्टी ऑफ फायर। सो अगर वो अस्त्र आपने कहीं पे लगाया, कहीं पे छोड़ा, तो वहां पे आग लग जाएगी। So it is not very different from what gunpowder does. जो गन पाउडर यूज करते हैं, जो ग्रेनेड्स यूज करते हैं, या बाजूका यूज कर रहे हो, it does the same thing. It puts it to fire. Whatever you're firing it on, वो उस चीज को विस्फोट करके उसको आग लगा के खत्म कर देता है. So it is very similar. So it was probably a similar technology, and a lot of people don't realize कि gunpowder, इंडिया में gunpowder की नॉलेज काफी टाइम पहले से थी. So gunpowder could be one thing, which was there in one of the weapons. दूसरे हमारे, ये तो फिर भी थोड़े बेसिक वेपन्स की मैं बात कर रहा हूँ, पर अगर आप और थोड़ा एडवांस्ड वेपन्स में जाएंगे, या अगर आप थोड़ा न्यूक्लियर या एटॉमिक वेपन्स के बारे में अगर आप बात करोगे, सो देर आर मेंशंस ऑफ वेपन्स लाइक ब्रह्मास्त्र, लाइक नारायण अस्त्र, लाइक पाशुपात अस्त्र, जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज करने की क्षमता रखते थे. पूरी की पूरी आर्मीज वाइप आउट हो जाती थी इन वेपन से. और इट इज नॉट डिफिकल्ट टू एज्यूम कि ये हो सकता है एटॉमिक वेपन्स हो, क्योंकि उनके आफ्टर इफेक्ट्स भी काफी डेंजरस थे. जैसे रामायण में एक स्टोरी है जहां पे राम जी समुद्र देवता के लिए प्रेयर कर रहे हैं ताकि उन्हें रास्ता मिले लंका जाने के लिए, और वो काफी दिनों तक बैठे रहते हैं, पर वरुण देव नहीं प्रकट होते. फाइनली वो गुस्से में आके अपना धनुष उठाते हैं और ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी करते हैं. और वरुण देव तब प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि अगर आप ब्रह्मास्त्र यहाँ पे छोड़ा तो ये सारी जितनी प्रजातियां हैं जो समुद्र में जीवित है अभी, ये सब नष्ट हो जाएंगी. तो मैं आपको रास्ता दूंगा, पर आप ये ब्रह्मास्त्र यहाँ मत छोड़िए. सो ऐसा लिखा गया है स्क्रिप्चर्स में कि राम जी उस ब्रह्मास्त्र की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और वो दूसरी तरफ छोड़ते हैं, वेस्टर्न साइड में छोड़ते हैं, जहां पे पूरा मरुथल बन जाता है, वो पूरा रेगिस्तान बन जाता है. सो दैट क्लियरली शोज दैट वो मिसाइल या वो वेपन जो था उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट था एनवायरमेंट पे. तो ये डेंजरस वेपन्स थे, और ये प्रोबेबली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिनको हम बोलते हैं WMDs, वो ही थे. और उसकी नॉलेज अगर आप पूछो कि उनके पास कैसे आई, तो ये नॉलेज वाज, एज आई सेड, इट वाज नॉट शेयर्ड विद एवरीबॉडी. ये जो ऋषि मुनि थे उनके पास नॉलेज होती थी, और वो बहुत सिलेक्टेड लोगों के साथ शेयर करते थे. अब अगर कोई पूछे कि वो ऋषि मुनि भी इंसान थे तो उनके पास कैसे नॉलेज आई, तो ये जो वेपन्स हैं ये सब देवताओं के वेपन्स माने जाते हैं. ये सब देवता और असुरों के पास वेपन्स होते थे जो कि एडवांस्ड थे हमारे से बहुत ज्यादा. तो हम अगर कुछ लोग मानते हैं कि जो देवता और असुर जिनको हम बोलते हैं वो शायद एलियंस थे. सो इट कुड बी कि एलियंस के पास वो टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की कभी ना कभी, और वो हमने यूज की. और फिर महाभारत, अगर हम माने कि महाभारत एक न्यूक्लियर वॉर था, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन उसके बाद नष्ट हो गई, क्योंकि हजारों करोड़ों लोग डिस्ट्रॉय हो गए थे उस वॉर में.
सो जो नॉलेज थी वो हमारी काफी डिस्ट्रॉय हुई, और उसके बाद हमारे कितने जो इन्वेजन्स हुए हैं भारत पे, उसमें काफी सारी नॉलेज हमारी लॉस्ट हुई है। सो काफी लोग हैं वो विश्वास नहीं करते कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि बहुत लाइकली है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी, पर सबके साथ शेयर नहीं की गई थी, और बहुत लिमिटेड लोगों को इसका ज्ञान था, और ये नॉलेज पॉसिबली एलियंस के थ्रू हमारे पास आई थी। ओके सर, ये एलियंस वाला जो आपने जिक्र किया ना, इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन भी है जो मैं आगे बताऊंगा, बट उससे पहले सर एक क्वेश्चन, थोड़ा जियोग्राफिकल क्वेश्चन था अबाउट महाभारत, कि महाभारत का जो वॉर था, क्या हम उसे एज अ वर्ल्ड वॉर की उपाधि दे सकते हैं? मतलब वो किस लेवल पे लड़ा गया था, मतलब कितने देश उसमें इन्वॉल्व थे, कहाँ कहाँ से राजा उसमें लड़ने आए थे, मतलब एज अ वर्ल्ड वॉर क्या उसे अज्यूम किया जा सकता है? डेफिनेटली डेफिनेटली वंश, उस टाइम में अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली भी, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी दुनिया की वो सेंटर्ड थी अराउंड इंडिया एंड चाइना। अभी ओके भी ये दोनों कंट्री सबसे ज्यादा पॉपुलस हैं, और पहले भी हिस्टोरिकली भी इंडिया और चाइना ही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज थे। ओके तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की आप बात करो, यहाँ पे अगर एक लड़ाई हो रही है, इट इज एज गुड एज हैविंग अ मेजर चंक ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बीइंग अफेक्टेड। और महाभारत में डिस्क्रिप्शंस हैं बहुत सारे किंगडम्स की, जहां से ट्रिब्यूट मिला था युधिष्ठिर को। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, वो एम्परर बने थे पूरे कंट्री के, पूरे इंडिया के एम्परर बने थे। तो उसमें उनके जो भाई थे पांडव जो थे, वो सब अलग अलग दिशाओं में गए थे, अलग अलग राजाओं से मिले थे, अलग अलग किंगडम्स में जाके उन्होंने ये संदेश दिया था कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो यू आर इन्वाइटेड एज अ गेस्ट, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट युधिष्ठिर एज योर एम्परर। सो उसमें महाभारत में मेंशन है कि चाइना से भी वहां युधिष्ठिर के लिए ट्रिब्यूट आया था। ओ और ये जो, तो और बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे, वाहलिक्स थे, कंबोज थे, शाकास थे, बहुत सारी ट्राइब्स, हरहून थे, बहुत सारी ट्राइब्स मेंशन है जिनको हम बारबेरियंस मानते हैं, जिनको हमारे स्क्रिप्चर्स में बारबेरियंस कहा गया है, क्योंकि ये लोग सिविलाइज नहीं थे, दे वर नोमैड्स। ये लोग बंजारे थे, और ये लड़ते मरते रहते थे, एक दूसरे से ट्राइब्स लड़ती रहती थी, और कभी कभी आके इंडिया पे भी अटैक कर देते थे। सो ये जो ट्राइब्स थी इनको भी सबड्यू किया गया, बहुत सारे राजाओं ने हमारे सबड्यू किया है उनको। और ओके इनफैक्ट महाभारत में मेंशन है साउथ के सारे किंगडम्स, काफी किंगडम्स के राजा जो थे वो कुछ पांडवों की तरफ से लड़े थे और कुछ कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो इट वाज अ बैटल जिसमें पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो इन्वॉल्व था ही, बट उनको सपोर्ट था दूसरे राजाओं का भी। इनफैक्ट महाभारत में एक और स्टोरी भी है जिसमें एक यवन किंग आता है, जरासंध का जो फ्रेंड है, और वो कृष्ण जी के ऊपर अटैक करता है। सो यवन हम किसको बोलते हैं, जो अब यवन का मतलब हिस्टोरिकली माना जाता है ग्रीक्स को बोला ओके जाता है। Yavans basically in our scriptures, it refers to anybody in the Western region. So it could be anybody from Iran, Iraq, Greece, Rome, कोई भी हो सकता है. But there was a Yavan king, who had attacked in Krishna's army. So बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मेंशन है, इनफैक्ट रामायण में मेंशंस है, विश्वामित्र जी की स्टोरी में मेंशन है। सो बहुत सारे राजा ऐसे थे, राम जी के जो एंसेस्टर्स थे उनके बारे में मेंशन है कि उन्होंने इन सब बारबेरियंस को हराया। सो महाभारत और उसके पहले भी हमारे जो राजा थे या जो हमारे किंगडम्स थे, दे वर मच मच मोर प्रॉस्पेरस एंड मच मोर एडवांस्ड। और ये जो बाकी दुनिया उतनी ज्यादा सिविलाइज नहीं थी उस टाइम। सो हमारे इट वाज अ ग्लोबल, इट कैन बी कंसिडर्ड अ वर्ल्ड वॉर इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट वाज इन्वॉल्व्ड। A major chunk of world population was in India and China, और इंडिया का तो सारा पॉपुलेशन, जितने भी क्षत्रिय थे, जितने वॉरियर्स थे, वो सब इसमें इन्वॉल्व थे। सो डेफिनेटली इट वाज अ मैसिव वॉर। तो मतलब हमारे वर्ल्ड में पहला वर्ल्ड वॉर वहाँ पे हुआ था मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे हो गया था। ओके बिल्कुल। ग्रेट सर। सर टू कंटिन्यू विथ,
थोड़ा स्पेस के बारे में जानना है सर। स्पेस हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के नज़रिए से मतलब क्या कहा जा रहा है जो कि हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने सुना होगा कि विष्णु जी की नाभि में से कमल निकलता है और उस कमल के अंदर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो हमारा जो यूनिवर्स है उसकी शेप बताई जाती है एक एग की तरह है। इट्स कॉल्ड अ ब्रह्मांड, क्योंकि वो एग की तरह शेप का होता है। और उसमें टॉप मोस्ट जो लोक है दैट इज ऑफ ब्रह्मा जी, जिसको हम सत्य लोक बोलते हैं। और उसके नीचे दूसरे लोक हैं। सत्य लोक के बाद तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्ग लोक, भूवर लोक और भूलोक। भूलोक इज द मिडिल वर्ल्ड जिसमें हम हैं। तो अर्थ और अर्थ के जैसे और अगर प्लैनेट्स होंगे जिसपे मॉर्टल बीइंग्स हैं, जो लाइफ फॉर्म्स हैं जिनकी लाइफ लिमिटेड है, हम लोग सब जो है वो भूलोक में आते हैं, मध्य लोक में आते हैं। हमारे से ऊपर जो प्लैनेट्स हैं, जो लोक हैं, दे आर हायर प्लैनेट्स। उस पे हायर बीइंग्स रहते हैं, उस पे ऋषि मुनि, देवता, सिद्ध, चारण, विद्याधर्स, जो डिवाइन एंटिटीज है, गंधर्व, अप्सराज, ये सब वहां रहते हैं हायर लेवल्स पे। और हमारे से जो नीचे वाले लेवल्स हैं यूनिवर्स में, मतलब नीचे का मतलब ये नहीं कि वो हमारे से पिछड़े हुए हैं, वो हमारे से एडवांस्ड हैं। क्योंकि जो लोअर प्लैनेट्स हैं उन पे असुर रहते हैं। असुर जो है दैत्य, दानव, राक्षस, ये सब जो है ये लोअर प्लैनेट्स पे रहते हैं। नाग, पाताल लोक भी नीचे ही होगा। बिल्कुल, पाताल, रसातल, तलातल, अतल, वितल, सुतल, ये सारे जो लोअर प्लैनेट्स हैं, दे आर ऑल्सो मच एडवांस्ड, मच मोर एडवांस्ड देन अस एक्चुअली। सिर्फ वो अगर आप जोग्राफिकली देखोगे मैप में या यूनिवर्स के मैप में, तो वो नीचे की तरफ आते हैं और जो हेवनली प्लैनेट्स है वो ऊपर आते हैं और हम लोग मिडिल में है कहीं पे। और इनके नीचे डिस्क्रिप्शन है हेल्स का। तो देयर आर 28 टाइप्स ऑफ नरक्स। जो नरक हम बोलते हैं, हेल बोलते हैं, वो 28 टाइप्स के नरक हैं जो लोअर प्लैनेट्स के भी नीचे हैं। और फिर उनके नीचे है गर्भोदक ओशन, जिसमें विष्णु जी है, गर्भोदक शाही विष्णु। सो ये बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शंस दी गई है हमारे स्क्रिप्चर्स में। और जरूरी नहीं है कि हम हर चीज माने कि हाँ ऐसा ही होगा, बट what it shows us is कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनका विजन was not limited to just this planet या सिर्फ this country। उनका विजन बहुत ग्रैंड था और उनको मेडिटेशन के थ्रू या अपनी योगिक पावर्स के थ्रू उनको पता था, उनको अवेयरनेस थी कि हमारे यूनिवर्स में हमारे अलावा भी और प्लैनेट्स हैं, और गैलेक्सीज हैं, और सिविलाइजेशंस हैं, और एलियन लाइफ है, और हायर लेवल के लोग हैं, लोअर लेवल के लोग हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो इस यूनिवर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। जी सर, इट्स जस्ट अ वाव कॉन्सेप्ट। मतलब कोई नॉर्मल इंसान ऐसा सुनेगा तो वो बस चौक में पड़ जाएगा। तो सर मैंने भी बहुत सारा इसके बारे में डिस्कवर किया था कि जो वेपन्स थे या फिर और भी कुछ भी आप ले सकते हैं, तो देवताज हुए या फिर थोड़े हमारे शिव जी हुए या कोई से भी भगवान हुए, वो एक एलियन, एक थ्योरी मानी जाती है कि वो एलियंस थे। एक और ये थ्योरी मुझे एक्चुअली प्रिटी कन्विंसिंग भी लगती है। जब इसके बारे में कोई डीपली पढ़ता है तो उसे लगेगा कि हाँ यार, ये थ्योरी थोड़ी सच है। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि एलियन गॉड थ्योरी क्या होगी एक्चुअली, क्या हमारे भगवान एक्चुअली में एलियंस थे? So Vansh, actually it's a concept कि अगर आप टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल हो, आप सोचो हमारे पास जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर हम ये टेक्नोलॉजी लेके पास्ट में पहुंच जाएं, 100 साल पहले भी पहुंच जाएं अगर हम, तो उन लोगों को क्या लगेगा कि हम कौन हैं? They will not be able to believe कि हम उन्हीं के वंशज हैं, you know, हम ह्यूमंस हैं, नॉर्मल ह्यूमंस हैं, हम प्लेन में उड़ रहे हैं, हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं जो हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज कर रहे हैं। वी कैन कनेक्ट, वी हैव इंटरनेट, वी कैन कनेक्ट टू एनीबडी इन द वर्ल्ड सिटिंग इन आवर होम। यू नो, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी जो हम अभी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन 100 साल पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये चीजें पॉसिबल हैं।
अब समंदर के नीचे टनल्स बनाई गई हैं, सबमरीन्स हैं, देयर इज एटॉमिक वेपन्स। इतनी सारी एडवांसमेंट जो हुई है पिछले 100 साल में, 100 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, टेलीफोन कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। तो मोबाइल फोन्स इज द नेक्स्ट स्टेप। पहले वीडियोस, टेलीविजन, इतनी सारी चीजें हैं जो हम अगर एक अब पुराने जमाने के किसी इंसान को दिखाएंगे तो उसे विश्वास नहीं होगा। सो एक कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा माना जाता है कि आइदर somebody traveled back in time और there were visits from aliens जो कि हमारे से ज्यादा एडवांस थे, और वो लोग जब स्पेसशिप्स में आए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, तो अर्थ पे जो लोग थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, वो उन्हें भगवान मानने लग गए क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा एडवांस थे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें माना जाता है कि जो गॉड्स जिनको हम मानते हैं, दे वर प्रोबेबली एलियंस विद एडवांस टेक्नोलॉजी, और वो इतनी एडवांस थी हमारे से टेक्नोलॉजी कि हमें वो सब मैजिक लगता था। मैजिक इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी दैट यू कांट अंडरस्टैंड, दैट वी हैवंट डिसिफर्ड एक्चुअली। सो वो एक कॉन्सेप्ट है। अब ये कहना कि जो जिन्हें हम भगवान मानते हैं वो सब एलियंस थे, आई एम नॉट श्योर कि वो हम किस हद तक कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग, कुछ बीइंग्स हैं जैसे देवता हैं या राक्षस हैं जिनको हम मानते हैं कि वो अलग अलग लोकों पे रहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन बी कंसिडर्ड एलियंस क्योंकि दे डोंट लिव ऑन अर्थ, राइट। सो एलियन किसको हम बोलते हैं? कोई स्पीसीज ऐसी है, कोई लोग हैं जो अर्थ पे नहीं ओरिजिन किए हैं, जो ओरिजिनेट नहीं किए हैं और अर्थ पे नहीं रहते हैं। That is the definition of aliens. Anybody who's not from Earth is an alien. So, क्योंकि ये देवता, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध, चारण, ये सब जो है स्पीसीज जो है, ये सब दूसरे लोकों में रहते हैं, अर्थ पे नहीं रहते, तो बाय डेफिनेशन दे बिकम एलियंस, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका भगवान से कोई लिंक नहीं है, so alien by definition, by language, yes, we can call them aliens, but they are spiritually more advanced. देवता जो है, देव योनि जो है, उसको प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, और देव योनि में तभी वो पहुंचते हैं, कोई भी इंसान अगर बहुत अच्छे कर्म कर रहा है तभी वो स्वर्ग में पहुंचता है, तो उसको बहुत स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना पड़ता है वो देव योनि प्राप्त करने के लिए। सो दे मे बी एलियंस टेक्निकली, but they are also spiritually advanced. और जो हम भगवान के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, सो उन पे तो वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि they have created everything, they are gods, they are the supreme gods. So उनके लिए ये कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। They are this entire universe. अगर आप एक तरह से सोचोगे, विष्णु का मतलब है जो हर जगह फैला हुआ है, विश का मतलब होता है, विश जो रूट है, इट इज समथिंग विच स्प्रेड्स। सो विष्णु इज समबडी हु स्प्रेड आउट इन द वर्ल्ड। सो व्हाट इज द थिंग विच इज स्प्रेड इन द होल यूनिवर्स? इट इज स्पेस, राइट। एंड शिव जी को हम बोलते हैं महाकाल, काल इज टाइम। सो विष्णु एंड शिव आर एक्चुअली स्पेस एंड टाइम. So they are there in everything. So they are beyond these concepts कि वो human है, alien है, भगवान है, कौन है, they are beyond this. And Brahma is the material creation. वो हम मानते हैं कि ब्रह्मा ने सब कुछ क्रिएट किया, so ब्रह्मा के बिना इन सब चीजों की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसलिए ये जो भगवान, जो त्रिदेव हैं या देवी हैं, जो शक्ति है, एनर्जी है, उनको हम इस कॉन्सेप्ट से बाहर रखें, तो जो देवता, गंधर्व, राक्षस, दैत्य, दानव वगैरह, गरुड़, जो सुपर्णस हैं, नागास हैं, ये सब एलियन स्पीसीज डेफिनेटली हो सकती हैं, बट सम ऑफ देम आर मोर एडवांस देन अस, एंड सम ऑफ देम, इवन दो मटीरियली हमारे से ज्यादा एडवांस्ड हैं, स्पिरिचुअली दे आर नॉट एज एडवांस्ड एज अस। तो ह्यूमंस आर राइट इन द मिडिल, और हम ज्योग्राफिकली भी दुनिया में, यूनिवर्स में मिडिल में है, और हम स्पिरिचुअली भी वी आर इन द मिडिल। हमारे पास वो कैपेबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम या ऊपर बढ़ सकते हैं या हम नीचे जा सकते हैं लैडर में। सो वी आर यूनिकली पोजिशन्ड, और इसीलिए ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन फॉर्म को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है।
ओके, गॉट इट सर, अ डीप कॉन्वर्सेशन। ओके सर, इसी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बोला जाता है ब्रह्मा जी की लाइफ के बारे में, कि उनके जो एक साल का टाइम होता है वो हमारे कुछ सालों का टाइम होता है। तो सर इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। ब्रह्मा जी का एक सेकंड हमारे 1 लाख साल के बराबर होता है। सो ओके। आप इमेजिन कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में जो टाइम का मेंशन है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी की पूरी लाइफ जो है दैट इज 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। ओके। सो उनकी पूरी लाइफ इज द लाइफ ऑफ दिस यूनिवर्स। तो जब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ यूनिवर्स की लाइफ खत्म हो गई है। सो दैट लाइफ ऑफ ब्रह्मा जो 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स है, दैट इज इक्वल टू वन ब्रेथ ऑफ कारणोदक शाही विष्णु। यस यस यस। सो राइट, सो जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट है देवताओं के लिए। और हमारा जो टाइम है इट इज प्रोबेबली, मैं ये नहीं कहूंगा कि शॉर्टेस्ट टाइम है, क्योंकि जो हम अर्थ पे भी देखते हैं बहुत सारी स्पीसीज हैं जो हमारे से बहुत कम टाइम के लिए रहती हैं, जिंदा रहते हैं। इफ यू सी कैट्स एंड डॉग्स, दे डोंट लिव फॉर मोर देन 15 years, 20 years मैक्सिमम। तो उनके लिए पूरी लाइफ टाइम इज जस्ट 20 ह्यूमन ईयर्स। पर हमारे जो 100 years का अगर हम लाइफ टाइम माने, सो दैट इज नथिंग कंपेयर टू द लाइफ स्पैन्स ऑफ देवास एंड असुरास। और इनफैक्ट जो पितरीज होते हैं, जो एंसेस्टर्स जिनको मानते हैं, पितरी जो श्राद्ध जब हम करते हैं पितरों के लिए, पितृपक्ष जब होता है नवरात्रि के पहले, सो वो पितृपक्ष में हम ये मानते हैं कि वो 14 दिन का पितृपक्ष होता है। सो वो पितृपक्ष में जो पितरी हैं वो आते हैं हमें विजिट करने अपने एक दिन के लिए। तो वो ओके। 14 दिन जो हमारे ह्यूमंस के हैं दैट इज इक्वल टू 1 day ऑफ द पितरीज। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग हैं, हर लोक पे टाइम डिफरेंट है। और सबसे ऊपर क्योंकि सत्य लोक है, जो ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्म लोक है, तो उनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज द लार्जेस्ट। ऑफ कोर्स शिव जी और विष्णु जी का हम कंसिडर यहाँ नहीं कर रहे हैं, पर बाकी जो मॉर्टल बीइंग्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन ब्रह्मा जी का ही है। ओके, इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। सर बहुत मज़ा आता है इन सब बातों को एक्चुअली जानकर, जब ऐसा पता लगता है ना कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं असलियत में रियलिटी उससे बहुत बियॉन्ड है, तो मज़ा आता है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में। सर एक कंफ्यूजन रहता है मेरे दिमाग में और मेरे जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में कि हमारे स्क्रिप्चर्स में मेटाफोर्स को यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना है तो उसको उसके रिलेटेड मेटाफोर्स को यूज़ किया जाता है। बट वहीं पर मतलब एक कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी बात एज अ मेटाफोर यूज की गई है और कौन सी बात रियलिटी में हुई थी, उसके बीच का डिफरेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। सो उसके बारे में बताइए। सो वंश, एक्चुअली दैट इज अ कंफ्यूजन जो काफी लोगों को होता है, जो बहुत जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत पढ़ाई की है स्क्रिप्चर्स की, उनको भी वो कंफ्यूजन रहता ही है। क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स एक ऐसी वे में लिखे गए हैं ताकि वो पढ़ना इजी हो, फॉर नॉर्मल पीपल। जो पुराण लिखे गए हैं उनमें बहुत डिस्क्रिप्टिव कहानियां दी गई हैं ताकि लोगों को इजी हो समझना लेसन्स। और वेद जो लिखे गए हैं वो बहुत ही पोएटिक लैंग्वेज में लिखे। सो उपनिषद जो है वो बहुत फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सो मेटाफर्स तो हर जगह है, मेटाफर्स और सिमिलीज आपको हर जगह मिलेंगे। अब आप जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे या आप अध्ययन करेंगे स्क्रिप्चर्स का, उतना ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें से कौन सी चीज एक्चुअल हिस्टोरिकल हो सकती है या एक्चुअल कोई साइंटिफिक या लॉजिकल चीज है, और कौन सी चीज जो है वो एक स्टोरी की तरह या मेटाफर है फॉर समथिंग डीपर। बट उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है और इट इज नॉट वेरी अपेरेंट, एकदम से नहीं समझ में आता है ये। काफी जगह है, अब जैसे ऋग्वेद में कुछ वर्सेस है जिसमें कहा गया है कि इंद्र जो है वो धरती और आसमान के पुत्र है। तो द्योस पिता हु इज द स्काई गॉड एंड पृथ्वी माता, सो अर्थ गॉडेस,
उनके बेटे हैं इंद्र, एंड द मोमेंट ही वॉज बॉर्न ही सेपरेटेड द टू। सो ऐसे वर्सेस है। सो अगर आप इसको आप हिस्टोरिकल या रियल लाइफ में आप सोचने का इमेजिन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो अर्थ की गॉडेस थी और जो स्काई के गॉड थे, उनके बेटे हैं इंद्र। लेकिन पुराणों में हमें बताया जाता है कि वो कश्यप और अदिति के बेटे हैं इंद्र। सो पर्पस क्या है, उसका लॉजिक क्या है? तो इट क्लियरली पॉइंट्स टुवर्ड्स इंद्र जो है, क्योंकि हम उन्हें थंडर और लाइटनिंग के भगवान मानते हैं। सो इट इज टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग, which joins the sky to the earth. It is stretched between sky and earth. So it is a metaphor for something which is scientific, which is seen, which is observed by the rishis. और उन्होंने उनको उन चीजों को ऐसे पोएटिक वे में डिस्क्राइब किया कि जो लोग नहीं समझ पाते वो बोलते हैं हाँ, इंद्र तो कश्यप के बेटे नहीं थे, वो तो देवस पिता के बेटे हैं, और भूमि उनकी माता है। सो वहां काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, या अगर एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे वेदों में काफी जगह विष्णु जी के बारे में जो श्लोक है, उसमें उन्हें उप इंद्र कहा गया है। उपेंद्र मतलब यंगर इंद्र। तो काफी स्कॉलर्स जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं और काफी इंडियन स्कॉलर्स भी, जिन्होंने पुराणों की स्टडी नहीं की हुई, उन्हें लगता है कि विष्णु जी इज इंफीरियर टू इंद्र अकॉर्डिंग टू वेदास। एंड इट इज कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि जो विष्णु जी के लिए जो श्लोक है उसमें हर जगह बताया गया है उनकी वीरता के बारे में, उनके बड़प्पन के बारे में, और उनका जो अबोर्ड है जहां वो रहते हैं, दैट इज मेंशन एज द हाईएस्ट अबोर्ड इन दिस वर्ल्ड, जिसको हम वैकुंठ बोलते हैं। सो वेदों में वो नाम नहीं है जो पुराणों में है, वैकुंठ नाम नहीं आपको मिलेगा, पर लेकिन ये मेंशन है कि जहां पे वो रहते हैं दैट इज द परम पद, दैट इज द हाईएस्ट अबोर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। और विष्णु जी के रिलेटेड जितने श्लोक हैं उसमें उनके 3 स्टेप्स के बारे में कहा गया है, 3 स्टेप्स दैट ही टेक्स। सो अगर आपने वेद पढ़े हुए सिर्फ और पुराण नहीं पढ़े हुई हैं तो आप ये बोलोगे कि ये विष्णु जी इंफीरियर हैं इंद्र से। लेकिन अगर आपने पुराण पढ़ी हुई है और आपको वो स्टोरी समझ में आएगी कि 3 स्टेप्स विष्णु जी ने कब लिए थे, जब वो वामन अवतार में थे। सो वामन अवतार में जब दैत्यराज बलि से वो दान में 3 स्टेप में सारी दुनिया, तीनों लोक मांग लेते हैं, और वो उसमें जो हाईएस्ट उनका स्टेप जाता है, दैट पियर्सेस द कवरिंग ऑफ द यूनिवर्स। दैट इज व्हाट द वेदास आर टॉकिंग अबाउट, जो उनके 3 स्टेप्स थे। और वो वामन अवतार में ही वॉज द सन ऑफ कश्यप एंड अदिति, और जिनके सबसे बड़े बेटे हैं इंद्र। सो कश्यप और अदिति के ही सबसे छोटे बेटे हुए वामन, विष्णु जी का अवतार वामन जो है। तो उस हिसाब से वो उप इंद्र हुए, क्योंकि वो इंद्र के छोटे भाई हुए। पर लेकिन अगर आपने अध्ययन नहीं किया हुआ स्क्रिप्चर्स का, तो आप बहुत जल्दी कंक्लूजन ये निकालोगे कि इंद्र इज सुपीरियर एंड विष्णु इज इंफीरियर इन वेदास। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तभी समझ में आती है। ओके, दैट्स अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन सर। सर फिर मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि लाइक मेरे जैसे यंग बंदे हैं जिनको एंशिएंट इंडिया के बारे में जानना है। अब द प्रॉब्लम इज हमें संस्कृत नहीं आती है, और संस्कृत सीखना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क आज के टाइम पे, जहाँ पे संस्कृत को ज़्यादा लोग प्रमोट नहीं भी कर रहे हैं। तो सर हमारे पास क्या तरीका है और हमें कैसे इन सब चीज़ों में, मतलब क्या स्क्रिप्चर्स हमें स्टार्टिंग करना चाहिए पढ़ना, और क्या तरीका होना चाहिए? तो वंश, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग एक ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जहां पे संस्कृत की नॉलेज नहीं भी होना इज नॉट अ हिंडरेंस फॉर रीडिंग योर स्क्रिप्चर्स, क्योंकि स्क्रिप्चर्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। आपको रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे ट्रांसलेशंस मिलेंगे, आपको हिंदी में, इंग्लिश में बहुत सारे ट्रांसलेशंस मिलेंगे, और काफी ट्रांसलेशंस ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। सो अगर हमें संस्कृत आती है, दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैव, बेस्ट नॉलेज टू हैव। बट अगर हमें संस्कृत नहीं भी आती तो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। और गीता प्रेस गोरखपुर की मैं स्पेशली रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि उनके जो ट्रांसलेशंस है वो बहुत सिंपल, सुलझे हुए ट्रांसलेशंस है। उसमें कोई जबरदस्ती के इंटरप्रिटेशंस नहीं है, किसी का अपना पर्सपेक्टिव ऐड नहीं किया गया है, वो सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस हैं।
और अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशंस देखना पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आईआईटी कानपुर की वेबसाइट है जिसपे काफी सारे स्क्रिप्चर स्टोर्ड हैं और काफी लैंग्वेजेस में स्टोर्ड है, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी स्टोर्ड है। archive.org है जिसपे काफी पुरानी बुक्स डिजिटलाइज करके रखी गई हैं, जहां जो ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेशंस थे, फर्स्ट ट्रांसलेशंस जो किए गए थे स्क्रिप्चर्स के, वो अवेलेबल हैं। सो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स और पोर्टल्स हैं जहां पे आपको ट्रांसलेशंस मिल जाएंगे आराम से। सिर्फ अब जो नीड है वो है मोटिवेशन की, कि हमें पढ़ना है वो। सो वो मोटिवेशन लैकिंग है आई थिंक। अदरवाइज मीन्स एंड वेज आर देयर, बहुत सारी अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम पढ़ सकते हैं। ओके सर, समझ गया सर। कुछ वेबसाइट से इनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके सर, इसी के साथ लाइक मेरे क्वेश्चंस तो खत्म हो चुके हैं। अब मेरे को थोड़ा आपके बारे में भी जानना है कि आपकी कैसे मतलब डॉक्टर हो आप। मैंने रणवीर अलावादिया जो उनके पॉडकास्ट आपको डिस्कवर किया था, और तो आप मैंने उनने बताया था कि आप एक डॉक्टर हैं, तो आपकी क्या जर्नी थी सर, मतलब एक डॉक्टर से इस टाइप के फील्ड में कैसे आना हुआ? Vansh, it's a interesting journey, but it was not a planned journey. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हिंदुइज्म का या हमारी इंडियन कल्चर का एक्सपर्ट बन जाऊंगा। इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट। और अपने जॉब के साथ साथ ट्रैवल करते हुए आई आई लव टू रीड। सो मैंने काफी सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े, काफी सारे, एंड आई लव टू ट्रैवल। तो दोनों चीजें यूटिलाइज करके आई स्टार्टेड नोटिसिंग द कनेक्शंस बिटवीन थिंग्स, जो हमारे साइंस में और हमारे रिचुअल्स में, हमारी स्टोरीज में, लेजेंड्स में है, जो हम हमारे कल्चर और बाकी साउथ ईस्ट एशिया के कल्चर में है। और देयर बहुत सारी सिमिलैरिटीज, बहुत सारे कनेक्शंस हैं, जो रिसर्च करते करते मेरी अपनी नॉलेज बढ़ी, और इसीलिए मैंने उनको शेयर करना शुरू किया, जो मैंने पहले ब्लॉग मेंशन किया था उसमें। और फिर धीरे धीरे ब्लॉग के थ्रू, और फिर सोशल मीडिया, एंड देन माय फिर बुक्स। आपने बुक्स भी लिखने स्टार्ट करी? हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। बिल्कुल, तो वो बुक्स के थ्रू और बाकी वीडियोस, पॉडकास्ट वगैरह के थ्रू, सो आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और रणवीर का पॉडकास्ट आई थिंक वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट, यू नो, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, इट वाज अनप्लान्ड कॉन्वर्सेशन एंड वी हैड अ ब्लास्ट रिकॉर्डिंग इट। यस सो सर, इट वाज रियली अ ब्लास्ट, आई सॉ इट। राइट, सो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वंश, जो हम, काफी लोगों को इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, पर वो शेयर नहीं करते हैं। सो आई थिंक हमें जितनी हमारे पास नॉलेज है वो शेयर करने से ही बढ़ती है। जब आप डिस्कशंस करते हो, एक दूसरे से कुछ नया सीखने को मिलता है। और आपको इंटरेस्ट आया वो पॉडकास्ट देख के, किसी और को इंटरेस्ट आएगा आपका पॉडकास्ट देख के, और वो कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो ऐसे ही नॉलेज शेयर की जाती है और ऐसे ही नॉलेज आगे बढ़ती है। और अगर हमें अपनी पुरानी सभ्यता, संस्कृति को, हमारे स्क्रिप्चर्स को, हमारी हिस्ट्री को अगर हमें सेव करना है, बचाना है अगली जनरेशन्स के लिए, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये प्रोसेस चालू रखें, हम ये प्रोसेस जारी रखें, और हम ये कॉन्वर्सेशंस करते रहे। सो मेरी जर्नी इज ओनली अबाउट लर्निंग एंड शेयरिंग दैट नॉलेज विद पीपल। और जितना मुझे और पता चलता रहेगा मैं और शेयर करता रहूंगा। और मैं सबको यही बोलूंगा कि आपके पास भी जो नॉलेज है वो जरूर अपने आसपास, अपने दोस्तों, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए, और ये नॉलेज जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। जी सर, तो थैंक यू वेरी मच सर। आपने अगेन मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। और माय मेरे प्लेजर। सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर मिला। लोग, मुझे पता है कमेंट्स आने वाले हैं आपके, मतलब लोग बोलेंगे कि और पॉडकास्ट चाहिए हमें। तो मैं आपसे अगेन अप्रोच करूंगा जब थोड़ा फ्लो थोड़ा हो जाएगा। और अगेन सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर My कमिंग। pleasure, Vansh, and all the best for all your future endeavors. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसको कंटिन्यू रखना है। Don't ever lose heart. Sometimes things happen क्योंकि हमें लगता है कि हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं पर हमें उतना रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। पर एक्चुअली ये ऐसी चीज है, आपने एक बार इंटरनेट पे डाल दी है, वो अभी नहीं और सालों बाद भी डिस्कवर की जाएगी, लोगों के थ्रू। So ये एक, this is for posterity, this is a record which will always be there. So keep doing what you're doing and all the best. थैंक यू सर।
तो दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और मज़ा आया होगा। डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ ऐसे ही कमाल के एपिसोड्स आते रहेंगे अगर आप कमेंट्स में डिमांड करोगे तो।